हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये क्लास 12 का वीडियो नहीं है। क्लास 12 के स्टूडेंट से बस इतना ही कहेंगे कि आपके जान पहचान का जो भी क्लास 10 का स्टूडेंट हो, आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हमारा जिस तरह से क्लास 12 का वीडियो इस चैनल पर आता है उस तरह से आते रहेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी सप्ताह में 3 दिन क्लास 10 का भी बायोलॉजी का क्लास यहाँ पर होगा। कुछ दिन बाद हम लोग क्लास 11 का भी बैच यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। और इस जैव प्रक्रम चैप्टर में 4 बड़ा बड़ा टॉपिक दिया गया है पढ़ने के लिए। जैसे फर्स्ट टॉपिक हो जाता है पोषण, सेकंड हो जाता है श्वसन, थर्ड हो जाता है परिवहन, फिर फोर्थ हो जाएगा उत्सर्जन। तो जैव प्रक्रम चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है पोषण, यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। हम लोग इस टॉपिक पर अभी बात करेंगे। जैव प्रक्रम एक बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग कुछ दिन तक पोषण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ दिन तक श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद परिवहन, फिर लास्ट में उत्सर्जन। तब जाकर के हमारा बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा। बड़ा चैप्टर है, समय लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम चैप्टर। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर समझते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस क्या है। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस हम किसको कहेंगे? जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है। अनुरक्षण या मेंटेनेंस का मतलब है कि जीने के लिए जो भी कार्य बहुत बहुत जरूरी है, जिसके बिना जीना मुश्किल है। अगर हम कहते हैं कि क्या पढ़ना लिखना जीने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है? बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। बिना पढ़े लिखे लोग भी जीवित रहते हैं। सिर्फ मनुष्य ही पढ़ाई करता है। मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी दुनिया में जितना जीव है कोई पढ़ता लिखता नहीं है। जानवर पढ़ाई नहीं करता है, पेड़ पौधा पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन वह जीव तो है ना, जीवित तो रहता है ना। तो जीने के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। जीने के लिए कपड़ा पहनना भी जरूरी नहीं है। सिर्फ मनुष्य ही कपड़ा पहनता है, बाकी जानवर कहाँ कपड़ा पहनता है। तो कपड़ा भी जीने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें भोजन खाने की, भोजन खाना यानी कि पोषण, न्यूट्रिशन, तो भोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जीव अगर भोजन ना करे तो वो मर जाएगा। तो ये भोजन ग्रहण करना यानी कि पोषण एक जैव प्रक्रम होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं श्वसन की, सांस लेना, जैसे हम लोग ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को छोड़ते हैं। हमारा शरीर उस ऑक्सीजन का यूज करता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सभी जीवों को सांस लेने की आवश्यकता होती है, तो जीने के लिए श्वसन बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये श्वसन भी क्या हो जाएगा? जैव प्रक्रम हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर पदार्थों का परिवहन होता है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड बहते रहता है, और जब ब्लड बहेगा तो वह अपने साथ बहुत सारे पदार्थों को बहा ले जाता है। ब्लड हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, पचे हुए भोजन के अणुओं का भी ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे शरीर के अंदर कुछ बेकार हानिकारक पदार्थ बनता है जिसको हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, उसका भी ट्रांसपोर्ट करता है।
तो हमारे शरीर के अंदर पदार्थों का परिवहन होना भी जरूरी है। अगर शरीर के अंदर पदार्थों का परिवहन ना हो तो भी मर जाएंगे, ठीक है। और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा हानिकारक पदार्थ बनता है, बहुत सारा हानिकारक केमिकल्स बनता है। जैसे हमारे शरीर में यूरिया बन जाएगा, उस हानिकारक केमिकल को हमारे बॉडी से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो जब हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं, तो मूत्र के साथ कई प्रकार का हानिकारक केमिकल हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे मूत्र के साथ यूरिया बाहर निकल जाएगा, यूरिक एसिड बाहर निकलता है, क्रिएटिनिन बाहर निकलता है। ये सब हमारे शरीर के अंदर बनने वाला हानिकारक केमिकल है और इन हानिकारक केमिकल्स को बॉडी से बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन। तो यदि हानिकारक केमिकल को बाहर ना निकालें यानी उत्सर्जन ना करें तो भी हमारे शरीर में इतना गंदगी जमा होगा कि हम कुछ दिन के बाद मर जाएंगे। यानी कि अगर जीना है तो भोजन आवश्यक है, सांस लेना आवश्यक है, शरीर के अंदर पदार्थों का परिवहन होना आवश्यक है और शरीर के अंदर बने हानिकारक केमिकल्स को उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बॉडी के बाहर निकालना भी आवश्यक है। इन्हीं सभी प्रक्रियाओं को कहते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का परिभाषा लिखते हैं, क्या बोलेंगे? जीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, यानी जीवों को जीने के लिए जो चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है, तो हम ऐसी प्रक्रिया को कहेंगे जैव प्रक्रम। लिख देते हैं आंसर, ठीक है ना। जीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा उनका अनुरक्षण मेंटेनेंस, ठीक है ना। मेंटेनेंस का मतलब होता है ना आवश्यकता का पूर्ति, वही है अनुरक्षण, मेंटेनेंस होता है, उसे ही क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। अब जैव प्रक्रम का एग्जाम्पल क्या क्या है? तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं एक नंबर में जैसे पोषण। पोषण का मतलब क्या हो गया? भोजन खाना, न्यूट्रिशन बोलेंगे इंग्लिश में इसको, न्यूट्रिशन, ठीक है ना। भोजन खाना जरूरी है। श्वसन, रेस्पिरेशन कहते हैं, सांस लेना। तीसरा परिवहन, आंतरिक परिवहन, शरीर के अंदर का परिवहन, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट, जैसे ब्लड हमारे बॉडी में बहता है ना, वही हो गया परिवहन। चौथा हो गया उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, शरीर में बने गंदगी को बाहर निकालने का प्रक्रिया। और भी लिख सकते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब होता है जीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया। अब क्या है कि अगर जीवों में जनन ना हो तो जो जीव है वो तो अपना जीवन गुजार लेगा, लेकिन चूंकि उसका संतान नहीं होगा, हर जीव का एक ना एक दिन मृत्यु तय है, सबको एक दिन तो मरना है। अब नया संतान जन्म ना ले और जो जीव है वो कभी न कभी मर जाएगा, तो एक दिन तो ऐसा भी आ जाएगा ना कि दुनिया से सारा जीव ही खत्म हो जाएगा। मतलब जीवों के लिए जनन भी आवश्यक है। अगर इस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना है, जीवन की निरंतरता को लंबे समय तक बनाए रखना है, तो जीवों में जनन होना भी आवश्यक है। ये सभी प्रोसेस वह प्रक्रिया है जो कि जीने के लिए, इस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है।
अगर एक भी प्रक्रिया जीवों में संपन्न होना बंद हो जाए तो या तो वह जीव मर जाएगा या आने वाले समय में पृथ्वी पर से जीवन ही खत्म हो जाएगा। इन सभी प्रक्रिया को हम कहेंगे जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। यह बात समझ में आ गया। अब क्या है कि इस चैप्टर में, ये जो जैव प्रक्रम चैप्टर है ना, इसमें 4 बड़ा बड़ा टॉपिक दिया है पढ़ने के लिए। कौन कौन? एक है पोषण, दूसरा है श्वसन, एक है परिवहन और फिर है उत्सर्जन। ये जनन जो है ना, इसके लिए एक अलग चैप्टर ही बना दिया है। तो बायोलॉजी में चैप्टर नंबर जो 3 है वह है जनन चैप्टर। तो इस जैव प्रक्रम चैप्टर में ये 4 टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं पोषण टॉपिक, न्यूट्रिशन, है ना। पोषण समझते हैं कि ये पोषण क्या होता है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, पोषण न्यूट्रिशन क्या है? पोषण न्यूट्रिशन क्या है? समझो ठीक से, पोषण क्या है। हम सभी भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? ताकि हमारे शरीर को उस भोजन से एनर्जी मिल सके, ऊर्जा मिल सके, हम काम धाम कर सकें। हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन होता है, पचे हुए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलता है, और हम उसी ऊर्जा का यूज करके कोई काम धाम कर सकते हैं। तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके उस भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं पोषण। सिर्फ भोजन खा लेना पोषण नहीं होता है। भोजन खा करके उस भोजन से ऊर्जा यदि प्राप्त कर लेते हैं, ताकत प्राप्त कर लेते हैं, एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्या? पोषण। यानी जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन खाएंगे, भोजन का पाचन होगा और उसी भोजन से हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाएगा। यही है क्या? सॉरी, यही है पोषण। पोषण का कुछ प्रकार हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। पोषण 2 तरह का होता है। पोषण का 2 प्रकार है। एक है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। इंग्लिश लिख देते हैं, इसको बोलेंगे न्यूट्रिशन। इसका 2 प्रकार हो गया, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और विषमपोषी पोषण को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो पोषण का 2 विधि है, एक है स्वपोषी पोषण, एक है विषमपोषी पोषण। सबका परिभाषा जानेंगे, लेकिन ये विषमपोषी पोषण खुद हो जाता है 3 प्रकार का। विषमपोषी पोषण खुद होगा 3 प्रकार का। एक होता है मृतजीवी पोषण, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परजीवी पोषण, पैरासिटिक
न्यूट्रिशन, एक होता है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पोषण दो प्रकार का होगा, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। फिर विषमपोषी पोषण खुद तीन प्रकार का होगा, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो पोषण का पहला प्रकार क्या है? स्वपोषी पोषण। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। पहला क्या है? स्वपोषी पोषण, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यह है क्या? जब कोई जीव अपना भोजन खुद से बनाता है तो हम इस तरह के पोषण को कहते हैं स्वपोषी पोषण। अपना भोजन खुद से बनाना, ठीक है ना, अपना भोजन खुद से बना लेना। और अपना भोजन खुद से बनाता है केवल हरा पेड़ पौधा, वो भी किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। हरा पेड़ पौधा किस तरह से अपना भोजन बनाता है? हरा पेड़ पौधा अपना भोजन किस तरह से बनाएगा? जैसे ये एक पौधा है, ठीक है ना, ये एक पौधा है, नीचे जड़ है, ठीक है, ऊपर पत्ती है, तना है। तो ये पौधा अपना भोजन कैसे बनाएगा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। इसमें पौधा क्या करता है? पौधा वायुमंडल से खींच लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जमीन से जड़ द्वारा खींच लेता है जल, H2O। ऐसे खींचा तो वायुमंडल से ग्रहण कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जमीन से खींच लिया क्या? जल, H2O। दिन अगर है तो दिन में सूर्य का प्रकाश भी रहेगा। अगर ये सूर्य है तो इस तरह से सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पर पड़ रहा होगा पत्ती पर, है ना, पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा। और पत्ती हरा है क्योंकि पत्ती के सेल्स में प्रेजेंट है हरा रंग का कण, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। हरा रंग का कण जिसको बोलेंगे क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से लिए गए कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से अवशोषित जल के द्वारा पौधा अपना भोजन खुद से बना लेता है। ग्लूकोज बना लेगा या कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। समीकरण को लिख रहे हैं, समीकरण लिख रहे हैं। पेड़ पौधा वायुमंडल से क्या ग्रहण किया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ग्रहण किया? कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया। जमीन से क्या लिया? जल लिया, H2O लिया, ठीक है ना। और सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, हिंदी ही लिख देते हैं, सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होगा। और पत्ती में हरा रंग का कण है क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हरा हरा कण होता है। इसी क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरा दिखाई पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, वायुमंडल से ग्रहण किया कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से खींच लिया जल, और इसी दोनों के बीच हो जाता है अभिक्रिया, बन जाता है ग्लूकोज। ये है क्या? ये है ग्लूकोज। यानी यही है पौधा का भोजन। मुक्त करता है ऑक्सीजन और जलवाष्प। ऑक्सीजन और जलवाष्प को पौधा मुक्त कर देगा। ऑक्सीजन छोड़ दिया और क्या छोड़ दिया? H2O, जलवाष्प को बाहर त्याग दिया। लेकिन ये जो ग्लूकोज बन गया, इस ग्लूकोज को पौधा रख लेगा। इस ग्लूकोज को पौधा क्या करेगा? रख लेगा, ठीक है ना। यही है पौधा का ग्लूकोज। ये है पौधा का क्या? ग्लूकोज, जो कि इसका क्या है? भोजन। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो भोजन के रूप में पौधा क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया या कार्बोहाइड्रेट बनाया। ये प्रोसेस कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण।
तो बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं करता है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं करता है, उसी को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। और ऐसे जीव को कहते हैं स्वपोषी। ऐसे जीव को क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। तो जितना भी हरा पेड़ पौधा है वो सब क्या कहलाएगा? स्वपोषी कहलाएगा। ऐसा करते हैं, परिभाषा लिख रहे हैं, ठीक है ना। बोलेंगे कहां से लिखें? इसलिए लिख देते हैं वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं करता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण कहते हैं। तथा ऐसे जीव को क्या कहेंगे? स्वपोषी कह देंगे। ऐसे जीव को स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना, स्वपोषी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सभी हरे पौधे। जितना भी हरा पौधा है वो सब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन खुद से बनाएगा, और यही प्रोसेस कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। तो हरा पौधा अपना भोजन खुद से बनाया। अच्छा, क्या हम लोग अपना भोजन खुद से बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। हम लोग बने बनाए हुए भोजन को केवल पका लेते हैं। रसोई घर में चूल्हा पर चावल को उबाल दिए, भात बन गया, दाल को पका लिए, सब्जी बना लिए, तो वो पहले से ऑलरेडी भोजन था, बस उसको क्या करते हैं? पका लेते हैं, ताकि हमारे शरीर में उसका पाचन आसानी से हो जाए। इसको बायोलॉजी में भोजन बनाना नहीं कहते हैं। बायोलॉजी में भोजन बनाने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। तो क्या हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। ये जो क्लोरोफिल है ना, ये जो हरा रंग का कण क्लोरोफिल है, यही सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके ग्लूकोज के अंदर में जमा करके रख देता है। तो हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम लोग स्वपोषी पोषण कर नहीं सकते हैं। क्या स्वपोषी पोषण समझ में आया? जब कोई जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाता है तो हम ऐसे पोषण को कहते हैं स्वपोषी पोषण, और ऐसे जीव को क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। स्वपोषी को इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इस तरह का इसका एग्जाम्पल क्या है? सभी हरे पौधे, जितना भी हरा पौधा है सब प्रकाश संश्लेषण करेगा, और यही भोजन बनाने का विधि कहलाता है क्या? स्वपोषी पोषण। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण, ठीक है ना। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ से अब भाषा को थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब उतना सारा भाषा लिखेंगे, ज़्यादा समय लगेगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो थोड़ा सा भाषा को शॉर्ट करेंगे। विषमपोषी पोषण किसको कहेंगे? जब जीव अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, भोजन को किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त कर लेता है। जैसे हम लोग को भोजन चाहिए, तो हम लोग भोजन के लिए या तो पौधा पर निर्भर रहते हैं या जंतु पर निर्भर रहते हैं। हमको अनाज, दाल, फल, सब्जी, तेल, मसाला चाहिए, पौधा से प्राप्त करते हैं। हमको दूध चाहिए, गाय से प्राप्त करते हैं। तो
तो हम अपने भोजन के लिए या तो पौधे पर निर्भर हैं या तो जंतु पर निर्भर हैं। हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि भोजन को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, तो हम इस तरह के पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव को विषमपोषी या परपोषी कहेंगे। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण तो नहीं करते हैं, हम लोग भोजन के लिए या तो पौधा पर निर्भर हैं या तो जंतु पर निर्भर हैं। तो हम लोगों में जो पोषण होता है ना, वो कहलाता है क्या? विषमपोषी पोषण। इसलिए हम लोग कहलाएंगे विषमपोषी या परपोषी। हम लोग किस प्रकार के जीव हैं? विषमपोषी या परपोषी हैं। तो इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है सॉरी, इसमें लिखते हैं जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि भोजन को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करेगा। बल्कि भोजन को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है। ठीक है ना? ऐसे जीव को क्या कहते हैं? परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी कहते हैं। तो ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना? बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि भोजन को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है सॉरी, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। तथा ऐसे जीव को परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा सभी जंतु और ओहरित पौधे। जो पौधा हरा नहीं है, ओहरित पौधा, जो पौधा हरा नहीं है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो अब जैसे कि कुछ पौधा होता है जैसे मशरूम का, जिसको हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं, मशरूम का सब्जी खाता है ना, वो भी पौधा है लेकिन वो हरा नहीं होता, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। और जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है वो अपना भोजन खुद से बना नहीं पाएगा। तो ओहरित पौधा हो गया और सभी जंतु हो गया। इसमें विषमपोषी पोषण होता है। विषमपोषी पोषण का भी 3 प्रकार होता है ना, अभी लिखे थे ना लिस्ट में। विषमपोषी पोषण का कितना प्रकार? इसका प्रकार पर चलते हैं, ठीक है ना? तो पहला क्या हो जाता है? मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या है? जब जीव अपना भोजन या तो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त कर लेता है या किसी मृत जीव के शरीर से प्राप्त करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया हो गया, जैसे सूक्ष्म जीव होता है बैक्टीरिया, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है। फंजाई मतलब हो गया फफूंदी। फंजाई मतलब फफूंदी, मतलब जैसे कि हमारे घर में टमाटर सड़ रहा हो, बैंगन सड़ रहा हो, भिंडी सड़ रहा हो, सेब सड़ रहा हो, कोई फल सब्जी अगर हमारे घर में सड़ रहा होता है, उसके ऊपर रुई जैसा फंगस लग जाता है। इसी फंगस को बोलते हैं कवक या फंजाई। कवक या फंजाई। तो ये कवक या फंजाई को हम कहाँ पर देखते हैं? तो ज़्यादा करके सड़ते गलते पदार्थों पर ही तो देखते हैं। या कोई जीव मर गया है तो डेड बॉडी पर पड़ा हुआ रहेगा। बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ये सब ऐसा जीव है जो कि अपना भोजन या तो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है या दूसरे मृत जीव के शरीर से प्राप्त करता है। तो भोजन प्राप्त करने का यही तरीका कहलाता है मृत जीवी पोषण। और ऐसे जीव को कह देंगे मृतोपजीवी। ऐसे जीव को बोलेंगे मृत जीवी या मृतोपजीवी। तो यहां जीव अपना भोजन कहां से प्राप्त करेगा? जीव अपना भोजन कहां से प्राप्त करेगा? तो सड़े गले पदार्थ, सड़े गले पदार्थ या मृत
जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है ना, शॉर्टकट में लिख रहे हैं कि वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले पदार्थ या फिर मृत जीव के शरीर से भोजन को प्राप्त करता है उसको कहेंगे मृतजीवी पोषण। और ऐसे जीव को कह देंगे मृतजीवी या मृतोपजीवी कह देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक तो हो गया बैक्टीरिया, हिंदी में कहेंगे जीवाणु, और एक हो जाएगा फंजाई, हिंदी में कह देंगे कवक। ठीक है, फफूंदी वगैरह सब हो गया। आगे बढ़े। मृतजीवी पोषण का क्या मतलब है कि जब जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करे, या तो सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करे या फिर दूसरे मृत जीव के शरीर से प्राप्त करे, तो हम इस तरह के पोषण को कहेंगे मृतजीवी पोषण। और ऐसा जीव कहलाता है मृतजीवी या मृतोपजीवी। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया और फंजाई। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, ठीक है ना, परजीवी पोषण। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये क्या है? कभी कभी किसी के सिर में ढीला हो जाता है ना, ढीला, जूं बोलते हैं, ऐसे ढीला भी बोलते हैं, काटता है, खून पीता है ना। तो हम एक जीव हो गए और हमारे सिर पर कभी कभी ढीला हो जाता है। बचपन में हमको भी हो गया था, लेकिन फिर ख़त्म हो गया। अभी भी किसी को होता है। तो ढीला एक जीव है जो कि किसी दूसरे जीव यानी कि मेरे शरीर पर रहता भी है और ज़रूरत पड़ने पर हमारे खून को पी करके अपना पेट भी भरता है। तो जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर या वहां आकर या उसके शरीर के अंदर जाकर, अब जैसे कुछ बैक्टीरिया सब है वो हमारे शरीर के अंदर भी चला जाता है। अब जैसे सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इन कर गया, टाइफाइड रोग उत्पन्न करेगा। कई प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और शरीर के अंदर रहेगा, शरीर के अंदर खाएगा पिएगा और बीमारी उत्पन्न करेगा। तो कई प्रकार का सूक्ष्मजीव जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, हमारे शरीर में बीमारी फैलाता है। जब भी उसको भोजन की आवश्यकता होती है तो सूक्ष्मजीव को खाने के लिए हमारे पूरे शरीर में भोजन ही भोजन है। सूक्ष्मजीव कोई बहुत बड़ा जीव नहीं है ना, छोटा सा जीव है, उसको भोजन भी थोड़ा सा चाहिए और हमारे पूरे शरीर में भोजन फैला हुआ है। तो सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर जाएगा, हमारे शरीर में रहेगा, बीमारी फैलाएगा और हमारे शरीर से ही भोजन को प्राप्त करेगा। ढीला हमारे सिर पर रहता है और हमारे सिर से भोजन को प्राप्त करता है। मच्छर हमेशा हमारे शरीर से चिपका हुआ भले नहीं रहे, लेकिन मच्छर जो मादा मच्छर होती है, जब भी उसको भोजन की आवश्यकता होती है तो वह हमारे शरीर पर आकर के अपना सुई, प्रोबोसिस, मच्छर के सुई को बोलते हैं प्रोबोसिस, उसको हमारे स्किन के अंदर धंसा करके खून को पी करके वो उड़ जाती है। तो मच्छर हमारे शरीर पर आकर के हमारे शरीर से भोजन को प्राप्त करके वो उड़ जाती है। तो जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के या तो शरीर के ऊपर रहकर या शरीर के अंदर रहकर उस जीव से ही भोजन को प्राप्त करता है और उस जीव को जान से मारता नहीं हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमको मच्छर ने काट लिया और हम मर गए, ऐसा नहीं कि ढीला हमारे शरीर से खून पी गया तो हम मर गए। बिना अपने होस्ट जीव, हम लोग कहलाएंगे फिर होस्ट, ढीला के लिए, मच्छर के लिए, उस बैक्टीरिया के लिए हम क्या कहलाएंगे? होस्ट। तो जो कुछ जीव है, जैसे कि ढीला की बात करते हैं, मच्छर की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, वह हमारे या तो शरीर के बाहरी सतह पे रहेगा या शरीर के अंदर जाएगा और वहाँ से हमारे शरीर से भोजन को प्राप्त करेगा। तो ऐसा नहीं कि भोजन प्राप्त कर लिया तो हम मर गए। बिना होस्ट जीव को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, नुकसान तो ऐसे पहुँचाता ही है, लेकिन कि होस्ट जीव मरता नहीं है। परजीवी के भोजन यूज कर लेने से होस्ट जीव मरता नहीं है। तो फिर हम इस तरह के पोषण को कह देंगे क्या? परजीवी पोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव किसी अन्य जीव के शरीर के ऊपर रहकर या शरीर के अंदर रहकर उस जीव से ही भोजन को प्राप्त करता है,
तो हम इस तरह के पोषण को कहते हैं क्या, परजीवी पोषण। और ऐसे जीव को कहते हैं परजीवी। ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, परजीवी। ये ढीला हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया जो हमारे शरीर के अंदर रहे, और या फिर ये जो मच्छर हो गया, ये सब क्या है, या जोंक भी हो जाएगा, ये सब क्या होगा, परजीवी। परजीवी जिस जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करेगा वो कहलाता है होस्ट, पोषी। तो हम कहला जाएंगे क्या, होस्ट या पोषी। शॉर्टकट में लिखते हैं, भोजन को जीव कहां से प्राप्त करेगा, जीव भोजन को किसी अन्य जीवित जीव के शरीर से प्राप्त करता है। शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है ना, भोजन को किसी अन्य जीव के शरीर से प्राप्त करता है। ऐसे जीव को क्या कहेंगे, ऐसे जीव को कहेंगे परजीवी, पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट। परजीवी जिस जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करता है उसको बोलते हैं पोषी। शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है ना, परजीवी जिस जीव के शरीर से भोजन को प्राप्त करेगा, ठीक है ना, वो कहलाएगा क्या, पोषी। पोषी यानी कि होस्ट कहलाएगा, ठीक है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन या तो किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहकर वहां से भोजन को प्राप्त करता हो, या फिर उसके शरीर के अंदर रहकर वहां से भोजन को प्राप्त करता हो, ऐसे पोषण को कहेंगे परजीवी पोषण, और ऐसे जीव को कहेंगे परजीवी। और परजीवी जिस जीव से भोजन को प्राप्त करेगा वो कहलाएगा पोषी। तो वो मच्छर, वो बैक्टीरिया, वो ढीला कहला गया परजीवी, और चूंकि हमारे शरीर से भोजन को प्राप्त किया तो हम कहला जाएंगे क्या, पोषी, होस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो एक तो एग्जाम्पल हो जाएगा जू, जू मतलब सिर का ढीला। एक हो जाएगा किलनी, किलनी मतलब जानवर का ढीला, गाय भैंस में जो बड़ा साइज का ढीला होता है ना, जू हो गया, किलनी हो गया। बैक्टीरिया को भी यहाँ शामिल करेंगे, बैक्टीरिया भी हो जाएगा। इसके बाद फंजाई भी हो जाएगा, फफूंदी, फंजाई भी। मनुष्य में दाद खुजली बीमारी होती है ना, दाद खुजली क्या है, फंजाई का अटैक। हमारे शरीर पर फंगस का अटैक हो जाता है और वहाँ दाद खुजली नाम का बीमारी हो जाएगा। तो फंजाई पौधों में भी बीमारी फैलाता है, पौधों से भी चिपक जाएगा। कई बार मिर्ची के पौधा पर फंगस लग जाता है और वो मिर्ची के पौधा में बीमारी फैलाएगा, और वो फफूंदी, फंगस मिर्ची के पौधा के अंदर से भोजन को चूस लेता है, खींच लेता है। हमारे शरीर पर कभी अगर चिपक जाए फंजाई तो दाद खुजली बीमारी हो जाता है, और फंजाई हमारे शरीर से ही भोजन को प्राप्त करेगा। फंजाई भी हो जाएगा, मच्छर भी हो जाएगा, है ना। इसके बाद जोंक भी हो जाएगा, जोंक, भैंस को काटने वाला जोंक कभी कभी मनुष्य को भी काट लेता है, गंदा पानी में पाया जाता है, खून पीता है ना जोंक, जोंक भी हो जाएगा। इसके बाद एक पौधा है अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा, ETC लिख देते हैं। अमरबेल का पौधा जो है ना, इसको हम लोग अमरलत्ता भी कहते हैं, पूरा लत्तर जैसा होता है, पतला पतला लत्तर जैसा। ये अमरबेल का पौधा किसी दूसरे बड़े पेड़ के ऊपर चिपकता है। अमरबेल का लत्तर होता है, किसी दूसरे बड़े पेड़ पर चिपक जाएगा और जहाँ चिपकेगा उस बड़े पेड़ से भोजन को चूस लेता है। और अमरबेल का पौधा, लत्तर वाला जो पौधा होता है ना, ये धीरे धीरे फैलता है, इतना फैलेगा कि उस बड़े पेड़ को, माना कि आम के गाछ पर या अमरूद के गाछ पर, अमरूद के पौधे पर अगर अमरबेल का लत्तर चला गया किसी तरह, तो ये अमरबेल का लत्तर अमरूद के पौधा से चिपक जाएगा, और जैसे तना पर चिपका, पत्ती पर चिपका, तो तना और पत्ती के अंदर जो भोजन है उस भोजन को ये खींच लेगा, और ये अमरबेल का लत्तर वृद्धि करता है, फैलता है, फैलते फैलते पूरा अमरूद के पौधा को ढक लेगा, और अमरूद का पौधा धीरे धीरे मर भी सकता है। तो ये अमरबेल का पौधा भी एक तरह से, इसमें किस तरह का पोषण होगा, परजीवी पोषण होगा। परजीवी पोषण समझ में आ गया। और लास्ट है 3 नंबर प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण।
होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। प्राणी संपोषण ये क्या है? प्राणी सम मतलब प्राणी के समान, जंतु के समान। अब जैसे हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, हम लोग भोजन को मुख्य रूप से ठोस और द्रव रूप में ग्रहण करते हैं। हम लोग जैसे अब चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो किस तरह का भोजन है? ठोस भोजन है। दाल हो गया, दूध हो गया, शरबत हो गया, जूस हो गया, यह सब किस तरह का भोजन है? द्रव भोजन। तो हम लोग भोजन को या तो ठोस के रूप में ग्रहण करेंगे या द्रव के रूप में ग्रहण करेंगे। तो जब जीव भोजन को ठोस और द्रव के रूप में ग्रहण करके उस भोजन का पाचन करके, भोजन के पाचन का मतलब होता है कि भोजन का जो बड़ा बड़ा अणु होगा वह एंजाइम की सहायता से टूटेगा और छोटे छोटे अणु में बदल जाएगा। अब ये भोजन के पाचन के बारे में हम लोग अगले 2-3 वीडियो में ठीक से जान लेंगे, ठीक है ना। अभी बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। तो एक पाचन का प्रोसेस एक बड़ा प्रोसेस होता है। तो भोजन के पाचन का मतलब होता है कि भोजन का जो बड़ा बड़ा अणु होगा, जैसे स्टार्च का जो अणु है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट, बड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, वो एंजाइम की सहायता से हमारे बॉडी में टूटता है और टूट टूट करके स्टार्च टूटेगा, माल्टोज बनेगा, माल्टोज टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज छोटा अणु है, तो भोजन का बड़ा अणु एंजाइम की सहायता से टूटा, छोटा अणु बन गया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? भोजन का पाचन। तो हम लोग भोजन को ठोस और द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, तब जाकर के हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो हम इस तरह के पोषण को कहते हैं क्या? प्राणी सम पोषण। यानी कि जीव भोजन को किस रूप में ग्रहण करेगा? ठोस और द्रव रूप में, ठोस और द्रव रूप में ग्रहण करके उसका पाचन करता है। पाचन का मतलब बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ता है, तब जाकर ऊर्जा मिलेगा। तो हम इस तरह के पोषण को कह देंगे क्या? प्राणी संपोषण। और ऐसे जीव को क्या कह देंगे? प्राणी समभोजी। ऐसे जीव को कहते हैं क्या? प्राणी समभोजी। तो हम लोग में प्राणी संपोषण होता है। जितना भी जंतु है, चाहे मनुष्य हो, हर प्रकार का जानवर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, सब में प्राणी संपोषण होगा। सभी, जैसे कि मनुष्य की बात करते हैं, हर प्रकार के जानवर की बात करते हैं, चाहे मछली की बात करते हैं, चाहे पक्षी की बात करते हैं, चाहे कीड़ा मकोड़ा की बात करते हैं, भोजन को ठोस और द्रव रूप में ग्रहण किया जाता है। उसका पाचन किया जाएगा, तब जाकर ऊर्जा मिलेगा। ऐसे पोषण को कहेंगे प्राणी संपोषण और ऐसे जीव को बोलेंगे क्या? प्राणी संभोजी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल तो एक हो गया क्या? मनुष्य हो गया, गाय, बकरी, शेर, ठीक है ना, मेढक। यहाँ बहुत सारा सूक्ष्मजीव भी शामिल होगा, ठीक है ना। अब जैसे अमीबा की बात करते हैं, अमीबा एक सूक्ष्मजीव है, अमीबा एक सूक्ष्मजीव है। पैरामीशियम की बात करते हैं, पैरामीशियम ये भी एक सूक्ष्मजीव है। इन सूक्ष्मजीवों में भी हम सब के ही समान प्राणी संपोषण होता है। अभी अमीबा में किस तरह से पोषण होगा वो हम बता देंगे। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। कुछ पौधा भी है जो कि प्राणी के समान भोजन को बाहर से खाता है, कीटभक्षी पौधा कहते हैं। तो एक का नाम है निपेंथिस, निपेंथिस, या इसी को कहते हैं पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, ठीक है ना। और एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में लिख रहे हैं फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप का पौधा। पिचर प्लांट का दूसरा नाम है निपेंथिस, पौधा का नाम है ये, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी एक पौधा का नाम है। ये सब पौधा कीटों को खाता है। ये सब पौधा कैसा है? कीटभक्षी पौधा, कीटों को खाने वाला पौधा। ये वीनस फ्लाई ट्रैप, ये निपेंथिस, ये सब कैसा पौधा है? कीटभक्षी पौधा, कीटभक्षी पौधा। थोड़ा फिगर बना करके समझाते हैं। पिचर प्लांट का फिगर बनाते हैं, ठीक है ना, पिचर प्लांट।
जैसे ज़मीन का सतह है, यहाँ पर ये पौधा, नीचे तो जड़ सब लगा हुआ है, ये पत्ती सब इस तरह से, ठीक है ना, पत्ती सब है। अब हुआ क्या कि कुछ पत्ती में रूपांतरण हो गया इसका। जैसे ये पत्ती है तो पत्ती का अगला भाग इस तरह से घड़ा के समान हो गया, इस तरह से ये पत्ती अपना रूप बदल करके घड़ा के समान हो गया। इस घड़ा के समान स्ट्रक्चर को ही कहते हैं पिचर। पिचर मतलब हो गया घड़ा, घड़ा के समान एक बॉक्स बन गया है। हाँ, ऊपर एक जो है मुंह बन गया इसका, ऊपर एक ढक्कन है और अंदर में यहाँ कुछ लिक्विड प्रेजेंट रहता है, पाचक एंजाइम होता है उसमें। यहाँ कुछ पाचक एंजाइम होता है, यहाँ क्या होगा, पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम, ठीक है। होता क्या है, कोई कीट है, कोई इंसेक्ट है, ये क्या है, कोई कीट है। अगर कीट आ गया यहाँ इस पिचर के अंदर तो ये जो ढक्कन है, ढक्कन ये तुरंत ऐसे मूव कर जाएगा, ये ढक्कन ऐसे बंद। जैसे कीट अंदर आया पिचर के अंदर, ढक्कन झुक करके बंद कर देगा। और जैसे ढक्कन झुक गया बस कीट अंदर में फंस जाएगा। कीट अंदर में फंस गया, अब कीट अंदर आ गया, उड़ नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता है। अंदर में चूंकि पाचक एंजाइम है तो धीरे धीरे ये कीट पच जाएगा। यहाँ पाचन में काफ़ी लंबा समय लगता है, 10 से 12 दिन का समय लगता है, 10 से 12 दिन का समय। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो 5-7 घंटे में पच जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कीट अंदर चला गया, इस पिचर के अंदर चला गया, इस कीट को पचाने में इस पौधा को लगभग 10 से 12 दिन का समय लगता है। और फिर ये कीट पच जाएगा। पचे हुए इस कीट का पिचर के दीवार के द्वारा अवशोषण कर लिया जाएगा और इस कीट में, आखिर ये पौधा कीट को क्यों खा रहा है? क्या पौधा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? पौधा में प्रकाश संश्लेषण होगा। इस कीट भक्षी पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है तो भोजन का निर्माण तो हो जाता है, फिर भी ये पौधा कीट को क्यों खा रहा है? नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए। खास करके इस तरह का पौधा वैसे जगह में पाया जाता है जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो। पौधा को नाइट्रोजन चाहिए ना, बहुत प्रकार का पोषक तत्व चाहिए, तो नाइट्रोजन भी चाहिए। नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो जमीन से प्राप्त करता है। तो जिस स्थान की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ का ये सब पौधा है, चाहे निपेंथिस की बात करते हैं, विनस फ्लाईट्रैप की बात करते हैं, तो ऐसे पौधे को नाइट्रोजन की प्राप्ति बड़ी कम होती है। तो नाइट्रोजन का पूर्ति कैसे करें? तो नाइट्रोजन का पूर्ति करने के लिए ये अपने आप में एक परिवर्तन किया, पत्ती का रूप बना लिया घड़ा के समान, कीट को पकड़ने के लिए अनुकूलित हो गया। कीट को पकड़ करके, कीट को पचा करके इस कीट में जो नाइट्रोजन होगा उस नाइट्रोजन को यूज कर लेता है ये पौधा। तो पौधा कीटों को इसलिए खा रहा है ताकि उसको नाइट्रोजन का प्राप्ति हो सके, क्योंकि इस तरह का पौधा खास करके वैसे स्थान में पाया जाता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। यह है पिचर प्लांट, यह है पिचर प्लांट या निपेंथिस का भी पौधा है ये, ठीक है। इस तरह का पौधा कीड़े मकोड़े को खाने का काम करता है। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये अमीबा किस तरह से अपना भोजन प्राप्त करता है। अमीबा किस तरह से भोजन प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन लिख देते हैं, अमीबा अपना पोषण, पोषण का मतलब क्या हो गया? भोजन। भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है? किस प्रकार प्राप्त करता है? प्राप्त करता है, ठीक है। किस प्रकार ये अपना भोजन को प्राप्त करता है। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, तो ये है अमीबा। ये क्या है? अमीबा एक कोशिका का बना, एक सिंगल सेल है ये। और यहां पर है भोजन, यहां पर क्या है? भोजन, ठीक है ना। यहां है भोजन, ये हो गया भोजन और ये हो गया अमीबा। तो अमीबा भोजन को महसूस कर लेता कि मेरे अगल बगल में भोजन है। जैसे महसूस करेगा, बस अमीबा अपने, ये कोशिका झिल्ली है, सबसे बाहर की जो झिल्ली है ना, इसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन है ये।
तो अमीबा अपने सेल मेम्ब्रेन को ऐसे फैलाएगा, फैला करके इस भोजन को पकड़ने का कोशिश करेगा। तो एक दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। दूसरा फिगर हम बनाते हैं कि ये अमीबा है और ये भोजन को इस तरह से, अरे यार, ये भोजन को जो है ना इस तरह से पकड़ने का कोशिश, फिगर ही से नहीं बन रहा है, ये भोजन को इस तरह से पकड़ने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भोजन है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि ये अपने कोशिका झिलके से फैला करके भोजन को पकड़ने का कोशिश कर रहा है। तो भोजन को पकड़ने का कोशिश कर रहा है। और भी स्टेप में आगे बढ़ाते हैं फिगर को। धीरे धीरे इस भोजन को पकड़ लेगा। पहले भोजन ही बनाते हैं, ये भोजन है और इस भोजन को पकड़ लेगा ये अमीबा। तो ये अमीबा बन रहा है इस तरह से। ये भोजन को इस तरह से क्या किया, पकड़ लिया। भोजन को पकड़ा, अब ये झिल्ली यहाँ से गल जाएगा, ये झिल्ली यहाँ से गलेगा, अमीबा आ जाएगा, भोजन आ जाएगा अंदर, भोजन आ जाएगा अंदर, ठीक है ना। इस तरह से भोजन आ जाएगा अंदर, एक पैकेट बन करके। भोजन एक पैकेट के रूप में आ जाएगा अमीबा के अंदर। भोजन एक पैकेट के रूप में कहाँ गया, अमीबा के अंदर। इसको बोलेंगे भोजन रसधानी, भोजन रसधानी, फूड वैक्यूल कहते हैं, फूड वैक्यूल, भोजन रसधानी। यानी जो भोजन अमीबा के बाहर था, अमीबा अपने कोशिका झिल्ली की सहायता से भोजन को पकड़ करके एक पैकेट के रूप में, भोजन रसदानी के रूप में अपने अंदर खींच लिया और यहीं पर कर लेगा इस भोजन का पाचन। पचा हुआ भोजन अमीबा के कोशिका द्रव्य में फैल जाएगा, इन स्थानों में फैल जाएगा। अनपचे भोजन को ये बाहर त्याग भी देगा। तो जिस तरह से हम लोग बाहरी वातावरण से भोजन को ठोस रूप में, द्रव रूप में खाते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, बेकार पदार्थ को मल के रूप में त्याग देते हैं, अमीबा भी तो उसी प्रकार भोजन को बाहरी वातावरण से पकड़ा, ग्रहण किया और उसको पैकेट के अंदर ही भोजन का पाचन करेगा। पचा हुआ भोजन से ऊर्जा प्राप्त करेगा, अनपचा भोजन को बाहर त्याग भी देता है। यानी कि अमीबा में प्राणी संपोषण हुआ। अमीबा में किस तरह का पोषण हुआ, अमीबा में किस तरह का पोषण हुआ, अमीबा में किस तरह का पोषण हुआ। तो इसका आंसर है ऐसे हम कह सकते हैं विषम पोषी पोषण हुआ, विषम पोषी पोषण हुआ, विषम पोषी पोषण हुआ। अब विषम पोषी पोषण में से कौन सा पोषण हुआ, तो बोलेंगे हम सब के समान प्राणी सम पोषण हुआ, ठीक है ना। हम सब के समान प्राणी सम पोषण हुआ। तो हम लोग आज के लेक्चर में क्या कुछ पढ़े, हम लोग जैव प्रक्रम का परिभाषा पढ़े, पोषण का परिभाषा पढ़े। पोषण का दो प्रकार होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण। फिर विषमपोषी पोषण का भी तीन प्रकार होता है, एक हो गया मृत जीवी पोषण, एक हो गया परजीवी पोषण, एक हो गया प्राणी संपोषण। एक क्वेश्चन हम लोग अलग से भी देखे कि अमीबा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है। तो अमीबा को जब भोजन महसूस होता है तो वो अपने कोशिका झिल्ली की सहायता से भोजन को पकड़ता है और अपने अंदर ग्रहण कर लेता है भोजन रसधानी के रूप में। यही भोजन का पाचन होगा और पचे भोजन को वो यूज करेगा, अनपचे भोजन को बाहर त्याग देगा। तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण हुआ, विषमपोषी पोषण। या विषमपोषी पोषण में भी कौन सा प्रकार संपन्न हुआ, तो बोलेंगे प्राणी संपोषण। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब मनुष्य में किस प्रकार से पोषण होता है, मनुष्य का पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है, कौन कौन सा अंग शामिल है, किस तरह से भोजन का पाचन होगा। इस टॉपिक को हम लोग अगले 1 से 2 वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है इसका नोट्स लेने के लिए, मतलब यही जो भी यहाँ पर है ना, इसी का एक PDF बना देंगे। टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अभी सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा और उस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में अपने से ज्वाइन हो करके इसका PDF ले लेना, ठीक है ना। अगर इसका PDF चाहिए, चूँकि हम स्क्रीनशॉट क्लिक नहीं करवा रहे हैं, अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक इसका, वहाँ क्लिक करके इसके ये पूरा जितना भी पेज, अभी लगभग 5-7 पेज पढ़ा दिए ना, तो 5-7 पेज का
नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, एक दिन गैप करके अगला वीडियो आएगा। तो एक दिन गैप करके सप्ताह में हम लोग 3 वीडियो क्लास 10 का देखेंगे और कोशिश करेंगे कि 3, 4, 5 वीडियो तक क्लास 12 का बनाएं। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।